Hello friends, welcome to Manu Law Classes. Today in this video we are going to see the most important news from the Hindu edition of 3rd October 2022. So let's start with the important news, and please be ready with your pen and paper to note down all the important points which are going to come in the newspaper, because see, we are in the last 2 months of the examination. We have CLAT ALET in December. सो अब जो न्यूज़ आएंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी. मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे वो इसी न्यूज़ के आसपास घूमती रहेंगी. सो नाउ डूइंग न्यूज़पेपर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अलॉन्ग विद दैट आई विल ऑल्सो सजेस्ट दैट सम सेक्शंस ओके. न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंस होता है वो लीगल हो, चाहे क्रिटिकल रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके तो है ही, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. यू विल सी मैनी पैसेजेस विच मे नॉट बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जीके पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ अ फिलोसफिकल पैसेज बट दैट कैन बी आस्क्ड इन इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग. तो मैं ये सब बताते हुए चलूँगा. पहला है 62% रूरल हाउसेज हैव टैप वाटर कनेक्शन. सो ये किस प्रोग्राम के अंदर है? दैट इज़ जल जीवन मिशन. तो जल जीवन मिशन जो है इट एम्स फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन. फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन का मतलब कि 24/7 जो है वो जो वाटर सप्लाई जो होना चाहिए वो एटलीस्ट एवरी डे, ठीक है ना, 55 liters of water per person should be supplied by that functional tap water. तब हम कहते हैं कि हाँ functional tap water है. So 62% of the rural households in India, they have fully functional tap water connections within their premises according to a survey commissioned by Union Ministry of Water Resources. ठीक है ना. अभी ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे लिख तो दिया है, बट इस मिनिस्ट्री को हम और क्या बुलाते हैं? जल शक्ति मिनिस्ट्री. और जल शक्ति मिनिस्ट्री कौन हेड करता है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत. ओके, गजेंद्र सिंह शेखावत. कुछ दिन पहले देखिए हमने एक पढ़ा था ना जलदूत के बारे में. जलदूत एक ऐप डेवलप होगा फॉर मेजरिंग द ग्राउंड वाटर इन एवरी विलेजेस. हर विलेज में जो है 2 से 3 वेल्स का ग्राउंड मेजर करेंगे लेवल ट्वाइस इन अ ईयर, एक तो मई में और एक अक्टूबर में. ओके, तो ये भी वाटर से रिलेटेड है. नाउ वी हैव द सेकेंड थिंग अबाउट द वाटर. अब अगर हम देखेंगे जून में जो ये फिगर था इट वाज 52% बट नाउ इट इज़ 62%. अब हम देखेंगे कुछ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स. सो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, they have reported more than 80% of households with fully functional connections. उसके बाद half the households मतलब 50% in राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम and सिक्किम, they have this functional tap water connection. अब हम आगे चलते हैं. एक वन लाइनर ले लेते हैं यहाँ पे. So the one-liner is a stampede at a football stadium in Indonesia has killed at least 125 people and injured more than 320 after the police tried to quell the violence on the pitch. ठीक है. So it will see that it is one of the world's worst stadium disaster. Okay. So now if you will just see over here. Okay. तो ये जो stampede होता है, stampede का मतलब होता है भगदड़ मच जाना. ठीक है ना. तो ये भगदड़ मच गया बिकॉज समथिंग हैपेंड ऑन द फील्ड. चलिए, अब फ्रेंड्स कल संडे था तो कल स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड आया था. स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे हुआ था. स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2022. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इंदौर को दोबारा एक बार फिर से इंदौर हैज़ एमर्ज्ड एज द बेस्ट क्लीन सिटी इन इंडिया. एंड देन मध्य प्रदेश इट हैज़ एमर्ज्ड एज द बेस्ट क्लीन स्टेट इन इंडिया इन ये अर्बन एरिया का सर्वेक्षण है. आज रूरल एरिया के बारे में भी आया है, हम उसको पढ़ लेंगे, बड़ी अर्बन एरिया का है. सिटीज़ की बात करें तो इंदौर है, इंदौर के बाद सूरत है, सूरत के बाद नवी मुंबई है. ठीक है. सो दिस वर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़. अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यही बात हो रही है. शेमफुल दैट कैपिटल लैग्स इन स्वच्छ रैंकिंग सेज आम आदमी पार्टी. ओके, चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक न्यूज़ ले लेते हैं. ठीक है ना. विशाखापट्टनम अ ग्रेव यार्ड फॉर सबमरीन्स. ठीक है ना. तो थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है. तो हम देखेंगे यहाँ पे
यहाँ पे विजिटर्स जो हैं दे आर लुकिंग एट द रिकवर्ड डोम ऑफ PNS गाजी ऑन डिस्प्ले इन विशाखापट्टनम। तो ये PNS गाजी है, PNS का फुल फॉर्म है पाकिस्तान नेवल शिप। जैसे हमारा INS होता है वैसे पाकिस्तान का PNS होता है। जो PNS गाजी है इसको यूज़ किया गया था ड्यूरिंग द 1971 वॉर, इंडिया बांग्लादेश वॉर के टाइम में, सॉरी नॉट इंडिया बांग्लादेश वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, तो इसको PNS गाजी को इंडिया का जो सबमरीन था INS राजपूत विच वॉज R क्लास डिस्ट्रॉयर, इसने इसको डिस्ट्रॉय किया था। इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। तो जो सिटी ऑफ विशाखापट्टनम जो है इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड। ओके, and it also has the largest integrated steel plant and 1000-year-old Simachalam temple. Okay, and if you will just see, अगर इसको ग्लोबल मैप में देखेंगे तो it is also known for sinking the Pakistani naval submarine PNS Ghazi on December 4th 1971। तो जब जो December 4th को इसको सिंक किया गया था, तो December 4 है, it is celebrated as a Navy Day and it is a monument of victory at sea adorned by an internal film stands tall on beach road। ओके, तो इसके ऊपर जो मूवी बनी थी इसका नाम था गाजी अटैक विच स्टार्ड राणा दुग्गुबती, अनिल कुलकर्णी एंड के मेनन। राइट, अब जो पाकिस्तानी सबमरीन जो था PNS गाजी, इसका उस वक्त ऑब्जेक्टिव क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने भी रिसेंटली पढ़ा था INS विक्रांत के बारे में, आपको याद होगा ये INS विक्रांत है। तो एक INS विक्रांत जिसको अभी इंडक्ट किया गया है, इट इज़ द सेकेंड INS विक्रांत, ठीक है ना, विच इज़ इंडिजिनियसली बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम अनदर INS विक्रांत, ठीक है ना। एक और INS विक्रांत था जिसको डीकमीशन किया गया 1997 में। उसके बाद जब दूसरा जब एयरक्राफ्ट कैरियर जब इंडिया ने बनाया तो इसी नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया। इसको हमने लिया था ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से लिया था। मैजेस्टिक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर था ये, मैजेस्टिक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये जो INS विक्रांत था ये 1961 के आसपास को इंडक्ट किया गया था। तो इसको डिस्ट्रॉय करना था। PNS गाजी का ये था कि टू सिंक द इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। ओके, उसके बाद जब क्या हुआ कि रॉन्ग फीडिंग ऑफ इंटेलिजेंस इनपुट्स, ठीक है ना, इंडिया ने जानबूझ के रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया, रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट कि पाकिस्तान लोगों के पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाए। एंड देन सम क्लेवर मैनूवर बाय द देन चीफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल N कृष्णन एंड रॉ। ओके, इट लेड गाजी टू विशाखापट्टनम विच वॉज देन संक बाय INS राजपूत। उसके बाद हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अ जापानीज सबमरीन विद द इंपीरियल जापानीज नेवी नंबर R0110 वॉज संक ऑफ द कोस्ट ऑफ रामबेली विलेज ऑन February 11 और 12, 1944। सो जो ये सबमरीन एक और जापानीज सबमरीन है जिसको यहाँ पर सिंक कर दिया गया है। दिस वॉज सिंक बाय हिज मैजेस्टी HMAS लॉन्गकेस्टन एंड HMS जुम्मा। नाउ द नेक्स्ट इज़ द राइज ऑफ द फार राइट इन इटली। तो हम पहले से ही जानते हैं, ये न्यूज़ हमने पढ़ा है। जियोर्जिया मेलोनी का एक पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली विच इज़ द फार राइट पार्टी। सो दैट पार्टी along with League, Forza Italia and Neo Moderati, they have emerged as the clear winner and they have won the majority of 237 seats in the Chamber of Duties. Chamber of Duties, it is a lower house of Italian Parliament, and 115 seats in Deputies of the Senate, which is the upper house. उसके बाद जो लेफ्ट अलायंस था, it managed to get only 85 and 44 seats in both the houses, मतलब जो इनकी डिफरेंट पार्टीज हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ब्रदर्स ऑफ इटली है, इट वॉज फाउंडेड इन 2012 बाय जियोर्जिया मेलोनी एंड शी हैज़ ऑलरेडी सर्व इन द कैबिनेट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सिल्वियो बेर्लुस्कोनी। उसके बाद इन जो पार्टी है इट इंक्लूडेड मेंबर्स फ्रॉम द इटालियन सोशल मूवमेंट विच वॉज क्रिएटेड बाय द सपोर्टर्स ऑफ बेनिटो मुसोलिनी। इन 2013 इलेक्शंस अगर देखेंगे तो शी स्टार्टेड विद 2% एंड बाय 2022 हर मार्जिन हैज़ इंक्रीज टू 26%। If you will just see the main reason behind the rise, यहाँ पे जो बोला जा रहा है, it is about not more about the rise of brothers of Italy, but it is about the failure of other parties. Okay, so यहाँ पे जो brothers of Italy है, it is said it is a far right party with the roots in neo-Nazi movement
Okay, and now since they have come to the power, then they have to address two major challenges, that is Italy's economy, which is heading towards contraction, and then there is COVID-19 induced debt, energy crisis, and the second challenge is to manage the coalition. Okay, अब हम अगर मिस मेलोनी का स्टैंड देखें तो मिस मेलोनी का जो स्टैंड है ऑन EU पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्राइस कैप, सैंक्शंस ऑन रशिया, इट सीम्स टू बी इन लाइन विद द यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना. एंड इटालियन नेशनलिज्म हैज़ ऑलवेज बीन एन अंडरलाइंग प्रायोरिटी फॉर हर, एंड देन शी शेयर्स सिमिलर व्यू विद हंगेरियन लीडर विक्टर ओब्रान with respect to economy and issues regarding abortion, LGBTQ rights and migration. Okay, अब यहाँ पे जो चैलेंज होगा इस पार्टी के लिए, द नेक्स्ट थिंग इज दैट द ब्रदर्स ऑफ इटली दे हैव शोन दैट दे इंटेंड टू पुट इटली फर्स्ट एंड रीजनल इश्यूज ऑन द बैक बर्नर. बट यहाँ पे जो है, पहले ये होता था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कैंपेनिंग की जाती थी, जो बाकी के जो इश्यूज थे आइडेंटिटी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और बैकस्टेज, वो बैकस्टेज पे रहता था, ठीक है ना. बट हियर they have brothers of Italy have shown that they want to put Italy first and regional issues on the back burner. Okay, the next is Nord Stream, ठीक है ना. तो recently 4 leaks have been reported from Nord Stream 1. Okay, these are the two if you will see two streams. It is a underwater gas pipeline connecting Russia and Europe, और ये यूरोप के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है. एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी है, बट वो अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है. दिस नॉर्ड स्ट्रीम, इफ यू विल जस्ट सी, इट इज ऑपरेटेड बाय नॉर्ड स्ट्रीम AG कंसोर्टियम, which is the Swiss-based operator of the pipeline. So they have said that the destruction that had happened within one day at 3 times lines of the Nord Stream pipeline system is unprecedented. It is impossible now to estimate the time frame for restoring the operations of the gas shipment infrastructure. So if you will just see that Europe is already struggling with the energy prices, ठीक है. अब इसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा, फिर विंटर भी आ रहा है, तो प्रॉब्लम जो है वो यूरोप के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है. तो अगर आप देखेंगे यूरोपियन गैस प्राइसेस, इट हैज़ स्पाइक्ड ओके आफ्टर द रिपोर्ट्स ऑफ लीक हैज़ एमर्ज. तो जो 4 लीक इसमें हुए हैं, 2 लीक हुए हैं स्वेडिश वाटर्स में एंड 2 लीक हुए हैं डेनिश वाटर्स में. तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इट इज सस्पेक्टिंग इट इज़ अ सैबोटाज. ओके फाइन, एंड इफ यू विल जस्ट सी, सैबोटाज का मतलब जानबूझ के किया हुआ है. सो नॉर्ड स्ट्रीम का इम्पोर्टेंस क्या है? सो नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है इट इज़ ऑपरेशनल सिंस 2011 एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल सप्लाई रूट फॉर रशियन गैस टू यूरोप. उसके बाद जो अगर आप देखेंगे तो रशियन स्टेट ओन्ड गैस कंपनी गैसप्रोम हैज़ अ मेजॉरिटी ओनरशिप इन द पाइपलाइन एंड इट वाज रनिंग एट जस्ट 20% ऑफ इट्स कैपेसिटी सिंस द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ब्लूमबर्ग कहता है कि 40% का जो यूरोप का जो पाइपलाइन गैस है इट कम्स फ्रॉम रशिया. ओके, एंड द नंबर नाउ जस्ट स्टैंड्स एट 9%. इसका मतलब जो 40% गैस सप्लाई था वो यूरोप से होता था थ्रू दिस नॉर्ड स्ट्रीम, अब इट इज़ जस्ट एट 9%. उसके बाद जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, ओके, इट वाज कंप्लीटेड इन 2021 बट उसका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है. फाइन. उसके बाद अगर हम देखेंगे जो डेनमार्क की जो डिफेंस अथॉरिटी है, ओके, दे हैव रिलीज द फुटेज ऑफ बबल्स फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ सी रिजल्टिंग फ्रॉम गैस स्वीपिंग फ्रॉम द पाइपलाइन. और उसके बाद जो डेनिश मतलब डेनमार्क का जो एनर्जी एजेंसी है, दे हैव सेड दैट व्हाइल हाफ ऑफ द गैस स्टोर्ड इन नॉर्ड स्ट्रीम 1 and 2 हैड लीक्ड आउट टू द रप्चर्स, द रिमेनिंग वॉल्यूम वाज एक्सपेक्टेड टू एस्केप बाय संडे. ठीक है. उसके बाद जो डेनिश और स्वीडिश सेस्मोलॉजिस्ट्स हैं, दे हैव सेड दैट देयर इज़ नो डाउट दैट देयर वाज एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन हुआ है, लीक हो रहा है गैस का. ठीक है. उसके बाद अगर हम यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में जो है एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. बेंचमार्क प्राइसेस दे हैव रोज बाय 12%. देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सो जो लीक्स हैं दे आर रिलीजिंग मोर देन 500 मेट्रिक टन्स ऑफ मीथेन पर आवर सिंस इट हैज़ बीन sabotaged. और उसके बाद आप देखिए यूक्रेन क्या बोल रहा है. यूक्रेन इज कॉलिंग दिस एज अ टेररिस्ट अटैक एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन टुवर्ड्स द EU प्लान्ड बाय रशिया.
The next is about satellite broadband services. Satellite broadband services. Now see, 5G सर्विसेज जो है वो इंडिया में अब रोल आउट हो गया है फ्रॉम 1 अक्टूबर। ये लॉन्च किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्रॉम 1 अक्टूबर। फाइन, तो अगर हम देखेंगे 5G के लिए, तो 5G इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव द वे वी कम्युनिकेट, बट देर आर सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो। फाइन, तो अगर हम लोगों को 100% कनेक्टिविटी एम करना है, इफ़ यू वांट टू एम 100% कनेक्टिविटी, तो एक आंसर क्या है, दैट इज़ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। अभी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन देखिए होगा कैसे। तो ये आपका अर्थ है, अर्थ से 450 किलोमीटर के आसपास देयर इज़ वन ऑर्बिट विच इज़ कॉल्ड एज लो अर्थ ऑर्बिट और लियो। तो ये जो लियो ऑर्बिट होता है, ठीक है ना, तो ये अर्थ के ऑर्बिट से अबाउट 450 किलोमीटर अबव होता है। यहाँ पे सैटेलाइट प्लेस करना और इस सैटेलाइट को यूज़ करना फॉर कम्युनिकेशन। ठीक, तो इसके जो एक एडवांटेज है, पहले एडवांटेज देख लीजिए। एडवांटेज जो है वो है कि यू कैन कवर दोज इनएक्सेसिबल एरियाज विच कैन नॉट बी कवर्ड बाय टावर्स। ठीक है। एक डिसएडवांटेज क्या है, स्पीड। ठीक, स्पीड इसकी नॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल से कम होगी। जो इंटरनेट स्पीड है इट विल हैव लिमिटेड bandwidth if you are using satellites, so internet will have limited bandwidth. ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इंडिया में। So we will just see that the two biggest developments in global satellite communication space are emergence of low earth orbit constellations and lower latency service, and HTS, that is high throughput satellite service, which offers unprecedented capacity and flexibility. So these two developments is driving the world towards satellite communication. तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जियो, OneWeb, Hughes, TataBack, Nelco, they are all preparing to provide this services. अगर हम देखेंगे जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री है वो बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, बट देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन और सैटकॉम। फाइन, अगर हम देखेंगे दैट इंडिया जो है वो 5G सर्विसेज को रोल आउट करने वाला है, बट देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स लाइक इनएडिक्वेट टावर फाइबराइजेशन, ओके, विच कैन डैम्पन द रोल आउट ऑफ 5G. Now coming to Afghanistan, so nobody can doubt India's feelings for Afghans, says Jaishankar on student visas. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स दे प्रोटेस्टेड वीज़ा डिनाइल. सो मिनिस्ट्री हैज साइड दैट सिक्योरिटी कंसर्न्स ट्रस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ वीज़ा सिस्टम. ओके, एंड ऑफिशियल्स हैव पास्ड द वर्क्स फॉर इंश्योरिंग वीज़ा टू अफगान्स टू होम मिनिस्ट्री. तो यहाँ पे जो है जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान को, तो न्यू दिल्ली ने सारे प्री एग्जिस्टिंग वीज़ाज देने बंद कर दिए हैं. But it has announced a new visa that is called as emergency e-visa, that is emergency ex miscellaneous e-visa process for giving a visa to anybody who is coming to India from Afghanistan. Up to it has been given to 300 Afghans, most of them who are Hindus and Sikhs who are fleeing the Taliban. Okay, अब India में there are 2,500 students who remain in Afghanistan and they have also been issued this visa. Sorry, they have not been issued this visa. Now a very important, Suzlon Energy founder Tulsi Tanti dies of cardiac arrest. So Suzlon Energy founder जो है Tulsi Tanti, who is also known as Windman, he has died at the age of 64. Now see, he is one of the pioneers of wind energy business in India and a globally renowned expert on clean energy, and he envisioned the opportunity in this industry in 1995. Okay, under his leadership, Suzlon Energy grew to become the country's largest wind energy player. Now, the next is India's geospatial technology industry set to grow at 12.8%. So if you will just see that India's geospatial technology, मतलब हम satellite use करते हैं for knowing about the locational analysis of any area. So it has grown
it is expected to cross rupees 63,100 crore by 2025 at a growth rate of 12.8%. Fine. So here he announced this at United Nations World Geospatial Information Congress, which was scheduled in Hyderabad from October 10 to 14. The next is about national education policy. तो यहाँ पे मैं आपको facts बता देता हूँ. जो education ministry है, it is in November 2021. It has constituted a high-powered community that is called as Bharatiya Bhasha Samiti for the promotion of Indian languages, and it is chaired by Chamu Krishna Shastri. उसके बाद अगर हम national education policy की बात करेंगे तो it says that the mother tongue will be the medium of instruction till class 5 or preferably till class 8. The next is Telangana Scoops Swachh Sarvekshan Gramin 2022 award. So now over here Telangana was ranked first for the cleanliness of its villages in the Swachh Sarvekshan Gramin SSG 2022. फाइन, तो ये इम्पोर्टेंट है. और तेलंगाना के बाद हरियाणा केम एट द सेकेंड प्लेस एंड तमिलनाडु इन द थर्ड स्टेज. उसके बाद जो स्वच्छ भारत ग्रामीण जो है, ये जो अवार्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स टू अटेन द गोल्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विच वॉज लॉन्च्ड इन 2014. फाइन, एंड द सेकेंड फेज वॉज लॉन्च्ड इन 2020. तो द फर्स्ट फेज जो है इट वॉज ODF ओपन डेफिकेशन फ्री. सेकेंड इज ODF प्लस. ODF प्लस का मतलब एक तो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस सैनिटेशन, ठीक है ना, सैनिटेशन के ऊपर फोकस करता है. इट इज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. नाउ अगर अमंग यूनियन टेरिटरीज हम देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार इज फर्स्ट, फॉलोड बाय दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, एंड अमंग द स्मॉलर स्टेट्स इट इज सिक्किम. The next is Mangalyaan, which was launched on PSLV C-25 on November 5th, 2013, and was placed into the orbit of Mars on September 24, 2014. Has run out of fuel. Okay. चलिए अब फटाफट हम बात करते हैं हरिकेन इयान का. तो अगर आप हरिकेन इयान देखेंगे, सो हरिकेन इयान it first landed in Cuba, now it landed in Florida, killing 47. उसके बाद ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है आफ्टर द डेथ ऑफ महासा अमीनी. ओके, सो 92 people have been killed over here. नाउ बुर्किना फासो, यहाँ पे सेकेंड कूप हो गया इन लास्ट 6 months. ओके, सो यहाँ इफ यू विल सी देन अगेन देयर इज अ प्रोटेस्ट इन बुर्किना फासो फॉलोइंग द क्लेम ऑफ कूप. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ ईरान. तो ईरान में हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली 22-year-old महासा अमीनी, शी वॉज डिटेन्ड बाई ईरान्स मॉर्टेलिटी पुलिस फॉर वायलेटिंग द मैंडेटरी ड्रेस कोड. आफ्टर दैट शी डाइड इन अ मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेज ऑन September 16. उसके बाद देयर इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट. अभी हमने देखा कि मोर देन 90 people हैव डाइड. सो ईरान का अगर हम देखेंगे तो ईरान में देखिए एक चीज़, वुमेन दे आर एजुकेटेड but they do not have political and economic rights. Okay, so if you will see that Iran, it has a long history of protest that have been triggered by socio-economic and political issues. तो हम देखेंगे while the 1977-79 uprising unseated the monarchy and it established Islamic Republic. Okay, but ये जो Islamic Republic आया, it has been accused of repressing dissent, then imposition of clothing and other behavioral norms on the women. ओके, उसके बाद हम देखेंगे इरानियन वुमेन दे फेयर इन लिटरेसी रेट बट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट इज़ लो. सो यहाँ पे देखेंगे कि इरानियन वुमेन की जो लिटरेसी है इट इज़ 81%, बट उनका जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम है वो बहुत ही कम है. तो जो करंट जो प्रोटेस्ट चल रहा है महिसा अमीनी से रिलेटेड, इट शोज़ द सोशल अवेयरनेस ऑफ लिटरेट इरानियन वुमेन एंड देयर डिसमे एट इकोनॉमिक सिचुएशन एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम्स. उसके बाद 2017-18 और 2019 में फिर से एक बार प्रोटेस्ट हुआ था रिलेटेड टू प्राइस हाइक्स एंड इन्फ्लेशन, विच शोज दैट ईरान जो पर कैपिटा जीडीपी था इन 2020 इट वाज लेस देन $3,000. फाइन. उसके बाद 2003 में
about 30 lakh demonstrators they took to the streets of Tehran protesting against the irregularities in presidential elections. उसके बाद if you will see the poor press freedom in Iran, ठीक है, which says that there okay, इसके रिलेटेड प्रोटेस्ट भी काफ़ी हुआ है. फिर ईरान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इट रिमेन्स अमंग द पुअरेस्ट इन द वेस्ट एशियन रीजन, खाली इराक और येमेन रैंक्स बिलो इट. उसके बाद जो ईरान का ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इंडेक्स है, इट इज़ बिटवीन 1950 एंड 2019, इट ड्रॉप टू इट्स लोवेस्ट आफ्टर 1979. उसके बाद हम देखेंगे कि ईरान इट ओवरथ्रू मोनार्ची बट द लैक ऑफ एडिक्वेट पॉलिटिकल फ्रीडम, द एब्सेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड रिकरेंट इकोनॉमिक क्राइसिस, some of which have been triggered by sanctions, have possibly pushed the citizenry to protest. Okay. Now friends, this is the article about Mahatma Gandhi, the peacemaker, where his policy of non-violence has been discussed, that and he says that importance of morality not even in a public life but in every phase of life, and why peace is important. It is a philosophical passage about the philosophy of Gandhi ji, okay, which must be read. GK के point of view से इतना important नहीं है, but I am just giving you the gist that it says that कि politics का जो एक important task है, that is about to bring the moral progress, okay, among the citizenry, ठीक है ना. So यहाँ पे here is signifies the importance of peace, that why peace is important, okay, and peace can be achieved from non-violence, ठीक है. और जो नॉन वायलेंस जो प्रैक्टिस करना होता है वो उन्हीं को प्रैक्टिस करना होता है जो पावर में हो, ठीक है. सबको नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है ना. बट सेस कि जब आपके पास अथॉरिटी आ जाए, ठीक है ना, तब आपको पनिशमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, फॉरगिवनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए. सो देयर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स अबाउट गांधीज फिलॉसफी विच हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर. The next is about the inflation. So here the Reserve Bank of India हम जानते हैं, it has increased the interest rate by 50 basis point because of external pressure and inflation in India. Now अगर हम देखेंगे तो it has come to 5.9%. okay, so यहाँ पे जो है RBI ने कहा है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं. पहले तो कोविड-19 था, फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, ठीक है. अब तीसरा फैक्टर आ गया, दैट इज हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी फॉलोड बाय फॉरेन वेस्टर्न सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग देयर मॉनेटरी बेंचमार्क रेट विच इज कॉजिंग द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स टू विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम इंडिया एंड विच इज ऑल्सो लीडिंग टू रूपी डेप्रिसिएशन. उसके बाद ऑन इन्फ्लेशन इफ यू विल जस्ट सी दैट रिस्क टू इन्फ्लेशन, एक तो ये है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है. सेकेंड ये है कि जो खारिफ सोइंग है, सोइंग ऑफ खारिफ, तो डेंट पड़ा है उसके ऊपर. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो इस साल कम जा सकती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेशन फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने का चांस है. इसीलिए इस साल RBI ने अपना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी लोअर किया. पहले RBI का ये था कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया विल ग्रो एट 7.2%, बट नाउ इट इज़ गोइंग टू ग्रो एट 7%. उसके बाद जो इन्फ्लेशन टारगेट था वो RBI ने 6.7% ही रखा है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी एंड today's newspaper. So we will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.